नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर गोरखपुर के निकट उनके पैतृक गांव बड़हलगंज के नेशनल पीजी कॉलेज में स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि 16 मई 2023 को हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वहीं बता दें कि जन्म दिवस के अवसर पर उनके बेटे कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी द्वारा मूर्ति की स्थापना की जाएगी। वहीं बता दें कि इस मूर्ति की विशेषता है कि ये उनके कद के बराबर है और पीतल की बनी हुई है, जिसे जयपुर से मंगवाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु मुक्तादेश्वर नंद जी मौजूद रहेंगे। साथ ही करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावनाएं हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे गोरखपुर से आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, कहां पे आप मौजूद हैं? क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है? कब अनावरण होगा? जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर के बड़हलगंज के पासटाड़ा गांव के नेशनल पीजी कॉलेज के सामने ही उपस्थित हुई है। यह कार्यक्रम करीब 1 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। आज उसकी तैयारियां विधिवत रूप से दिख रही हैं। करीब 10,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत से नेता, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से क्षेत्रीय कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, माहौल क्या नजर आ रहा है? और बात की जाए अगर स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की, तो अपने आप में ही वो बड़े नेता है। 22 सालों तक विधायक रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 1985 से 2007 तक लगातार वो 6 बार चिल्लूपार विधानसभा से विधायक रहे। और जो सरकार बनी उस समय, चाहे वो कल्याण सिंह की हो, चाहे मुलायम जी की हो, उस सरकार में वो मंत्री पद पर रहे। वो एक ऐसे नेता थे जो जमीनी से जुड़े थे। कार्यकर्ता उनसे बहुत खुश रहते थे, वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे। इसलिए आज उनके इस निधन के पश्चात मुझे बहुत संख्या लोग आ रहे हैं। उनका अगाध प्रेम जनता से जुड़ा हुआ था। उस प्रेम की वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। जी, मूर्ति की खास बात क्या है? कहा जा रहा है कि बाहर से मूर्ति मंगवाई गई है। क्या कुछ इसमें खास नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मूर्ति सबसे बड़ी विशेषता ये स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के कद काटने की है। और ये मूर्ति पीतल की है और जयपुर से विशेष तौर से मंगाया गया है। इस मूर्ति के बगल में 2 स्थान और छोड़े गए हैं। इसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी जी की मूर्ति, और सन 1952 में जब चिल्लूपार विधानसभा बना था, तब पहली बार विघ्नाथ चतुर्वेदी जो यहाँ से विधायक होते, उनके जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। जी, सबसे खास बात तो यह है कि स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी जब भी चाहे कोई भी सरकार आई हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार आई हो या बसपा की सरकार आई हो, सब में मंत्री रही है। यही उनकी खासियत को दर्शाता है। जी, ऐसा कहा जाता है। इनका जो कार्य प्रणाली था वो बहुत हर सरकार में अच्छा रहा। इससे कोई भी सरकार बनी, इनको कोई मंत्री पद अवश्य मिला है, क्योंकि इनके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। और ये जिस विभाग में रहे, उस विभाग को बहुत उपलब्धियां और बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। जी, 1900 के करीब उन्होंने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसी के साथ उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में उनकी तूती बोला करती थी। इनकी राजनीतिक छात्र जीवन से ही शुरू हो गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था। सन 1985 में यह पहले निर्दल लड़े, उसके बाद ये लगातार पार्टी में चुनाव लड़ते हुए जीतते रहे और हमेशा ही विधायक रहे। चिल्लूपार से जनता का इतना प्रेम था कि हर बार इन्हें विधायक चुना गया और करीब 2007 तक ये विधायक लगातार बनते रहे। उनके 2 बेटे हैं। क्या दोनों बेटे राजनीति की दुनिया में ही एक्टिव है? जी, मैं आपको बता दूंगा, इनके बड़े बेटे पूर्व सांसद खैलाबाद से रहे और इनके छोटे बेटे चिल्लूपार विनय शंकर चिल्लूपार से पूर्व विधायक रहे। बात की जाए तो वहाँ पे क्या माहौल नजर आ रहा है? कब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? कितनी संख्या में लोग वहाँ पे पहुंचेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा, कार्यक्रम में लोगों का आना जाना सुबह से ही लगा हुआ। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कार्यक्रम करीब 1 बजे शंकराचार्य जी के आने पर अनावरण होगा। उसके लिए सारी तैयारियां चल रही है। भारी संख्या में, कई अनुमान तो 10,000 का है, लेकिन उससे ज्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। जी, जहां मूर्ति का अनावरण हो रहा है, वहां के लोगों से आपने बातचीत की है कि अब उनको याद करके क्या उनकी आंखें नम हो जाती हैं?
लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि पंडित हरिशंकर तिवारी का जो भी राजनीतिक सफर रहा उसके बीच वो जनता की समस्याओं का हमेशा से निपटान करते रहे। वो जनता के बीच रहे, जनता के बातों को सुने, जनता की समस्याओं का समाधान किया। इसलिए जनता उनके मुद्दों को लेकर बहुत उत्साहित है। वाकई में कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई नेता हो, वो जनता के दिलों में तब उतरता है जब जनता के बीच में जाके उनके हित में कार्य करता है, और वही कार्य हरिशंकर तिवारी ने किया था। लोगों की मदद करते आए हैं क्योंकि इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए इन्होंने समस्याओं को देखा और समझा। इसीलिए इन्होंने जनता का समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा जनता के बीच रहे। ये विधायक के तौर पर तो जनता के बड़े भाई जो भी चली आ जाए एज ए गार्जियन जनता के साथ रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदित्य। तो देखिए, पूरा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो अब कुछ ही देर में होने वाली है। तैयारियां काफी दिनों पहले से चल रही थी और ऐसे में मूर्ति अपने आप में काफी खास है। खबर में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के जिला अस्पताल में स्थापित आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का डीएम ने निरीक्षण किया, तो वहीं डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर डीएम माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि सीडीओ और समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया है और यहाँ पे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निरीक्षण की तस्वीरें हैं जब जिला अस्पताल में डीएम पहुंची है, माला श्रीवास्तव पहुंची है, डीएम है रायबरेली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और उस समय जो भी खामियां वहां पे नजर आई उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, या फिर यूं कह ली जाए कि फटकार भी लगाई गई है। तो डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मच गया है अस्पताल में और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब डीएम यहां पे तमाम जानकारी ले रही है वहां के अधिकारियों से। और ऐसे में देखिए, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से डीएम यहां पे सख्ती बरत रही है। और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला झांसी पहुंची है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना पर बोलते हुए कहा कि यह मानसिक विकृति का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बचपन में जो बच्चे प्रताड़ित किए जाते हैं, बड़े होने पर वो मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं। मणिपुर की घटना को भी इसी प्रकार के लोगों ने अंजाम दिया है। ऐसे लोगों का कोई मजहब या जाति नहीं होती, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो मणिपुर की घटना पे अब एक के बाद एक कई बड़े नेता बोलते जा रहे हैं और ऐसे में देखिए कि झांसी पहुंची है ये और कैबिनेट मंत्री है प्रतिभा शुक्ला झांसी पहुंची है। वहां पहुंच के उन्होंने मणिपुर की घटना पर अपना बयान दिया है। और मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र के सदरपुर में खेत के पास अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक घटना के समय अपने खेत के पास काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन के घर रह रहा था। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। तो वहीं एसएसपी समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है। राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ आज है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020 को किया गया था राम मंदिर का भूमि पूजन और ऐसे में
तीसरी वर्षगांठ आज है शिलान्यास का और पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 यानी कि आज की तारीख को 2020 में भूमि पूजन किया था। तीसरी वर्षगांठ है। अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर ये आयोजन होगा। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तीसरी वर्षगांठ आज है 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे भूमि पूजन यानी कि शिलान्यास किया गया था। राम मंदिर बनने की तैयारी उसी दिन हो चुकी थी। अब राम मंदिर काफी ज्यादा बन भी चुका है और ऐसे में जनवरी का समय बताया जा रहा है जब राम मंदिर मुख्य तौर पे खोला जाएगा। तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था। तीसरी वर्षगांठ है आज। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं और बता दें तपोस्थली भरत कुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ आज है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था और ऐसे में आज 3 साल हो चुके हैं इस पूरे भूमि पूजन को। 5 अगस्त 2020 को किया गया था राम मंदिर का भूमि पूजन। तीसरी वर्षगांठ है आज। बता दें कि अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर इसका आयोजन होगा। राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ है आज। कई दिनों से लगातार राम भक्तों को इंतजार था और ऐसे में देखिए कहा जा रहा है कि जनवरी में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। 2020 में शिलान्यास किया गया था पीएम मोदी द्वारा और ऐसे में बता दें कि कई दिनों से लगातार राम भक्तों को इंतजार है कि जल्द से जल्द जाके रामलला के दर्शन कर ले और ऐसे में अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर इसका आयोजन किया गया है और आगे जल्द से जल्द पूरी तरीके से राम मंदिर तैयार हो जाएगा। इसका जिक्र भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है कई दिनों से और जनवरी में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, 3 साल हो चुके हैं राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर। बिल्कुल, देखिए राम जन्मभूमि के पूजन को लेकर 3 साल का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पहुंचकर इस मंदिर की नींव जो थी उसको रखा था और तब से मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो शुरू किया गया था और कहा गया है कि 2024 से पहले मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। और उसकी लेकर अगर बात करें तो तेजी के साथ में तैयारियां लगातार रामलला के मंदिर के भव्य कह सकते हैं भव्य तरीके से उसको तैयार करने की तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। लगातार वहाँ पे जो है वो कार्य भी किए जा रहे हैं और उसी को लेकर अगर आप देखें तो लगातार सरकार की तरफ से भी अयोध्या को लेकर समीक्षा की जाती रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते हैं अयोध्या तो वो राम जन्मभूमि का और राम मंदिर का जायजा लेते हैं कि वहाँ पे विकास के कार्य किस तरीके से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 साल का जो ये वक्त है वो पूरा हो चुका है और उस बीच लगातार अभी काम जो है वो जारी है। हालांकि जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो अपने अंतिम चरणों में है और माना जा रहा है कि 2024 से शुरुआत में जो ये रामलला का मंदिर है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और वहाँ पर भक्त जो है वो नए जो कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार किया गया है। विश्व स्तर सिटी के तौर पे अयोध्या को डेवलप करने की जो तैयारी सरकार की चल रही है तो उसके चलते यहाँ कई सारे कार्य अभी भी पेंडिंग है, कई सारे कार्य चल रहे हैं। तो उन सब का कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबके जरिए अयोध्या नई अयोध्या की तौर पर नजर आने वाली है और उससे लेकर विकास के कार्य लगातार अभी अयोध्या में जारी है और 2024 में शुरुआत में ही जो ये मंदिर है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो वहाँ पर आजकल जैसे श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, पूरे देश से दूसरे देश से आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए नया मंदिर परिसर है वो शुरू हो जाएगा। आज क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए आज अभी क्योंकि 3 साल का वक्त पूरा हो गया तो जो कार्य है वो भी किए जा रहे हैं। कई तरीके की समीक्षा बैठकें जो है वो भी की गई हैं, उसको देखा गया है। खुद जो आला अधिकारी हैं वो के अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जो है वो आज पहुंचेंगे वहां पर। इसके अलावा वो रात्रि वहां पर विश्राम करेंगे और विभिन्न जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का जो है वो निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि मंदिर की जो प्रगति रिपोर्ट है वो क्या कुछ है और कब तक ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए।
तो राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ आज है। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था पीएम मोदी द्वारा। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही हिंसा होने पर हिंदुओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी के पुराने कोर्ट पर हिंदू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर बाजार में दुकानों को बंद करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मेवात हिंसा में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन मेरे साथी जो थे वो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने आकर के यहाँ बताया, मास्टर लवकेश जी थे, हमारे अपने राजेंद्र यादव जी थे, जो और भी पटौदी के काफी लोग वहाँ गए हुए थे। एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये ज्ञापन है या अल्टीमेटम है प्रशासन को? देखिए, ये दोनों चीज हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये ज्ञापन भी है और अल्टीमेटम भी है कि यदि अब भी यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया तो हम जो शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें खटास आ जाए। हमने ये डिमांड करी, सबसे पहले तो हमारे साथ जो कांड हुआ ना, वो इक्वल टू जलियांवाला बाग। इस प्रकार की हरकत हमारे साथ की गई, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक कुएं में बंद करके मारने का संघर्ष किया था, वो काम हमारे साथ हुआ। मैं वहाँ था। मैं एडीजी ममता जी का और आलोक मित्तल जी का और बिज जी का धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनको बार बार फोन करते रहे। 6:30 बजे के आसपास हमारे पास प्रशासन पहुंचा और प्रशासन हमारे सामने ये कह रहा है कि मुझे डंडे वाले नहीं चाहिए, मुझे असला चाहिए, असला। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या थी। और हरियाणा के मेवात नूह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई है। पुलिस ने दंगों की शुरुआत जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल भी पाए गए हैं और ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा पर गुरुवार शाम को बुलडोजर चलाया। और जिला लघु सचिवालय चरखी दादरी में राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी सुनी नहीं रही है और कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है। उसी को लेकर आज कर्मचारियों ने थाली बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत सरकार को जगाने का काम किया है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि आज थाली बजाओ सरकार जगाओ के तहत सरकार जगाने का काम किया जा रहा है। कल सरकार का पुतला फूंक देंगे और उसके अगले दिन ही वो काला दिवस मनाएंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो पूरा कर्मचारी संगठन एकजुट होकर एक बड़ा फैसला लेंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही अगर सरकार का ये अड़ियल रवैया रहा तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अब सरकार से यही आशा करते हैं कि जो 25 अगस्त 2014 का फैसला है वो तुरंत प्रभाव से लागू करे। हमारी हड़ताल 30 दिन से कंटिन्यू जारी है। सरकार इसके ऊपर कोई अपना बयान जारी नहीं कर रही। ये लिपिकों के प्रति बहुत ज़्यादा वादा खिलाफी है। बार बार लिपिकों को बरगलाने का काम कर रही है, लेटर निकाल रही है, 9 पे 9 वर्ग। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। तब तक सरकार में 35-400 नहीं देगी, तब तक हम अपना ये धरना जारी रखेंगे। और अगर सरकार और कुछ रवैया अपनाती है तो हम इस धरने को और भी तेजी से और भी तीव्र गति से लागू करेंगे। नूह हिंसा के बाद पलवल के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। वहीं जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रशासन के आदेश पर दुकानदारों को दुकान खोलने की राहत मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स महिला पुलिस की टीम के साथ शहर के मुख्य चौराहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया।
मोदी सरने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया और सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि मोदी सरने मानहानि मामले में सुनवाई के बाद गुजरात के सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे? श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। Speaker has to take a decision. Of course, entire country and their world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।